नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो आई विश कि आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। लिमिट के जो है इसमें बताना था कि ये जो है डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, जिसमें हमें मान ज्ञात करना है, इवेलुएट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में अनिर्धारित रूप या अनडिफाइंड सॉल्यूशन के बारे में बताया था, तो सेम वही चीज़ इसमें होगी। तो 4 पार्ट है इसमें, मैं 4 में से कोई 1 या 2 पार्ट आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला पार्ट है जेड की स्क्वायर अपॉन में जेड की 4 प्लस जेड प्लस 1, यहाँ पे +1 है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये माइनस नहीं है वरना आपका सॉल्यूशन ख़राब हो जाएगा। हमारे तो यहाँ पे प्लस करवाया हुआ है, बाकी आप एक बार इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। फिर है बी पार्ट। बी पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज का, और इसका ये बी पार्ट है। इम्पोर्टेंट भी बताया हुआ था हमें, हो सकता है इस बार के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ आपको। और जो मैं नहीं करवाऊँगा वो आप खुद करके देखिए, और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा कल या परसों तक, तो मैं सॉल्यूशन डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, आइटा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ पे पावर 6 में है, तो माइनस आइटा सॉरी -1 और -1 आएगा, तो -1 ही रहेगा। तो 0/0 बनेगा, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है या अनिर्धारित रूप है, 0/0। तो हमें इसे दूसरे तरीके से हल करना होगा। तो दूसरे तरीके के लिए लिमिट जेड टेंडिंग टू आइटा और जेड की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में इसको जेड की स्क्वायर की क्यूब बना देते हैं। जेड की स्क्वायर की क्यूब प्लस में 1 की क्यूब, यानी ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब। फिर इसमें से ए प्लस बी हम कॉमन लेंगे, सॉरी हाँ, ए प्लस बी, ओके। ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास लास्ट में ए की स्क्वायर कुछ करके ऐसी वैल्यू बच जाएगी, जो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जेड की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जेड की स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे जेड की 4 यानी ए की स्क्वायर प्लस 1 माइनस में जेड की स्क्वायर, यानी जो माइनस में ए बी है, और ये बी की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर, तो 1 ही होगा। उसके बाद लिमिट जेड टेंडिंग टू आइटा, और ये जो है कट जाएंगे आपस में। 1 में जेड की पावर 4 प्लस 1 माइनस में जेड की स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे रह गया है। अब जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है लिमिट पुट करेंगे, तो ये बनेगा 1 में आइटा की पावर 4, यानी ये 1 आएगा यहाँ पे, और प्लस में 1 तो पड़ा ही है, और माइनस में आइटा की स्क्वायर, तो ये हो गया 1, ये हो गया +1 2 हो गया, और ये माइनस का 1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/3 आ गया मेरे पास इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तो इसका हो गया है। एक बार मैं फोर्थ पार्ट और देख लेता हूँ, मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट और करवा दूंगा। बाकी दोनों पार्ट आपको खुद करके देखने हैं, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन जो है उपलब्ध करवा सकूं। और जो भी आपने पुराने कमेंट किए थे पिछले 10-15 दिनों के दौरान, उनके नोटिफिकेशन मुझे नहीं आई हैं, तो प्लीज़ आपने जहाँ पे कमेंट किया है वहाँ पे हेलो लिख दीजिए उसके रिप्लाई में, ताकि वो मुझे पता चल सके भी आपने नया जो है कमेंट किया है। और वैसे भी चैनल पर 130-40 के अराउंड वीडियोस हैं, तो मैं ऐसे हर वीडियो पे जाके कमेंट तो पढ़ नहीं सकता हूँ, तो आप वहाँ पे जो है कमेंट कर दीजिए। और इसकी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। हम पहले डायरेक्ट जो है आइटा की वैल्यू पुट करके देखेंगे, क्योंकि सीधे सबसे पहले हमें यही करना होगा। अगर इससे सवाल बन जाता है तो ये अच्छी बात होगी। शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई आइटा/2 -3, और यहाँ पे 4 आइटा/2 प्लस में आइटा ओवर में,
यहाँ पे आइटा क्रॉस आइटा बाई 2 -1 की होल स्क्वायर, ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, आइटा -3 ऊपर, यहाँ पे 4 2 दूनी 4 तो 2 आइटा प्लस में आइटा, इसको बाद में ऐड करेंगे। यहाँ से आइटा आइटा की स्क्वायर माइनस का 1 तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1 और इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। आइटा -3 ये बन गया 3 आइटा और ये बना -3/2 की स्क्वायर। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 और -9 आइटा बटा में 9/4 हमारे पास आ गया। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास -4/3 -4 आइटा इसका हल आएगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यदि f ऑफ z ये है तो हमें लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसमें ये जो वैल्यूज़ है वो पुट करके और हमें ये सॉल्यूशन देना होगा। तो हम इस सवाल को भी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें f ऑफ z दे रखा है। तो f ऑफ z को मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर हमें जो क्वेश्चन में जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हमें उसके अनुसार इसे बनाना पड़ेगा। 3z प्लस में 2। तो हमें एक चीज़ जो हमें यहाँ पे दे रखी है कि f ऑफ z0 प्लस h, यानी z की जगह z0 और प्लस में h ऐड करो z के साथ। तो f ऑफ z0 प्लस में h, तो 2z0 प्लस h -1 ओवर में 3z0 प्लस h प्लस में 2। इसके बाद f ऑफ z0 बनाना है, तो h हट जाएगा, 2z0 -1 ओवर में 3z0 प्लस में 2। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड लिमिट कुछ भी बोल सकते हैं इसे, इसका यूज़ करके जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट जो है वो h से है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो सबसे पहली वैल्यूज़ है वो f ऑफ z0 प्लस h माइनस f ऑफ z0 आएगी, क्योंकि सवाल जो है इसी से शुरू होगा। फिर हम जो है इसके आगे जो हमने मान बनाए हैं हमने अपने तरीके से उन्हें पुट करना होगा। तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये बनेगा 2z0 प्लस 2h -1, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, बाद में एलसीएम भी लेना होगा। 3z0 प्लस 3h प्लस में 2 माइनस 2z0 -1 ओवर में 3z0 प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू होगी और अपॉन में इसके h आएगा। अब हमें इसका जो एलसीएम वगैरह लेके और इसे ही थोड़ा आगे सॉल्व करना होगा। तो ये आएगा, जब हम इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो 6z0 की स्क्वायर प्लस 4z0 प्लस 6z0 h प्लस 4h माइनस 3z0 और माइनस में 2, फिर उसके बाद माइनस में 6z0 की स्क्वायर प्लस में 3z0 प्लस माइनस में 6z0 h और प्लस में 3h और माइनस में 4z0 और प्लस में 2। ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ था, तो मैंने आपको वहाँ से बता दिया। h पड़ा है, अपॉन में ये दोनों वैल्यू आएगी, 3z0 प्लस 3h प्लस में 2, इसके मल्टीप्लाई में 3z0 प्लस में 2, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसमें जो कटनी होगी वो एक तो ये, क्योंकि ये माइनस और प्लस दोनों में अवेलेबल है, इसी प्रकार ये भी, क्योंकि ये माइनस और प्लस दोनों में है। फिर 4z0 ये भी कटेगी और माइनस का 3z0 और प्लस का 3z0 ये भी यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 7h और ये माइनस का 2 से माइनस का 2 भी कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे
लिमिट h टर्निंग टू 0 7h ओवर में h और इनका जो है 3z0 प्लस में 3h प्लस में 2 और 3z0 प्लस में 2। तो h से h यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। और जब हम h की लिमिट पुट करेंगे ना, तो ये वाला भी 0 होगा। तो हमारे पास आ गया 7 ओवर में 3z0 प्लस में 2 की होल स्क्वायर, क्योंकि 0 हो गया 3z0 प्लस में 2 बचा, तो इसकी होल स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यही इसका हल हमें जो है यहाँ पे ज्ञात करना था। और एक और चीज़ इसने कंडीशन भी दे रखी है कि जो z0 है वो माइनस का 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे का सवाल देखते हैं। यदि लिमिट ये है विद्यमान है तो सिद्ध कीजिए कि यह यूनिक है। तो शुरू करते हैं हम कि लिमिट जो है वो इसकी यूनिक है या नहीं, इसके बारे में जानना। क्वेश्चन 7, कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें माननी भी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले लिमिट z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z विद्यमान है तो सीमा अद्वितीय होगी, यूनिक होगी। ठीक है, माना संभव है तो, क्योंकि हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, संभव हो तो लिमिट z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z की दो सीमा L तथा L डैश हैं। हमने इसकी दो सीमाएं मान ली हैं और ये दोनों सीमाएं जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। ठीक है ना, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब भी L माइनस L डैश जो है वो बड़ी होंगी 0 से, इनका मोड जो है वो बड़ा होगा 0 से, क्योंकि अगर ये इक्वल होंगी तो ये 0 ही हो जाएंगी। अब मैंने माना कि इनका जो माइनस है वो लगभग इक्वल है एप्सिलॉन के, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया। और ये जो L लिमिट है वो मैंने मान ली f ऑफ z की। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी को भी मान देता हूँ, f ऑफ z इज इक्वल टू L डैश। ठीक है, इसको भी मैंने बना दिया है जैसा कि सीमा की परिभाषा में होता है। हम जानते हैं कि f ऑफ z माइनस L है वो छोटा होता है एप्सिलॉन से, लेकिन यहाँ पे लिमिट 2 है तो मैं एप्सिलॉन बाई 2 का यूज़ करूँगा यहाँ पे। और जहाँ हमें ये भी बताना होता है कि जो z माइनस z0 है या z माइनस z1 माइनस z2 है वो छोटा होता है डेल्टा से। इसको इक्वेशन 1 तथा अब L डैश की बारी आ गई है, तो f ऑफ z माइनस L डैश छोटा है एप्सिलॉन बाई 2 से, और जहाँ z माइनस z0 छोटा है डेल्टा 2 से। ठीक है, और डेल्टा हमें बताना होगा कि ये मिनिमम है, डेल्टा 1 कोमा डेल्टा 2। अब हम जो है इन दोनों लिमिट को देखेंगे क्या ये इक्वल हैं या एक दूसरे से बड़ी हैं, तो इनका मोड लेके चलेंगे L माइनस L डैश। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें f ऑफ z जोड़ दूंगा और घटा दूंगा, L प्लस में f ऑफ z माइनस f ऑफ z माइनस L डैश। फिर जो कॉमन लेना होगा, मतलब जैसे f ऑफ z माइनस L करना है मुझे, तो मैंने इन दोनों से जो है एक तो f ऑफ z माइनस L डैश हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f ऑफ z माइनस L डैश हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसका मतलब f ऑफ z प्लस का हो गया और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया था। ठीक है, अब जो है हम इनका मोड अलग अलग करेंगे, तो प्लस में मोड अलग होने पर ये वाली साइड बड़ी हो जाती है, तो माइनस का f ऑफ z
माइनस एल और प्लस में एफ ऑफ जेड प्लस में सॉरी माइनस आएगा एल डैश। इसका मोड पड़ा है यहाँ पे, दोनों का मोड मैंने अलग अलग कर दिया है। मोड में माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए एफ ऑफ जेड माइनस एल हो गया प्लस एफ ऑफ जेड माइनस ये हमारा एल डैश हो गया है और इसका मोड कंप्लीट। अब हम बाय इक्वेशन 1 और 2, यहाँ पे मैंने इसको दो नाम नहीं दिया है, दे देता हूँ। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन बटा 2 की है और ये भी एप्सिलॉन बटा 2 की है, यानी जो एल माइनस एल डैश है वो छोटा है एप्सिलॉन से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे एप्सिलॉन को जो है इक्वल लेके चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से विरोधाभास विधि हो गई है, तो ये संभव नहीं है। अतः एल जो है वो एल डैश के इक्वल है और इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड ज़ीरो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल यूनिक होगी या अद्वितीय होगी। यूनिक का मतलब क्या होता है कि उसकी एक ही लिमिट होगी और दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग लेके चले हैं, इसका मतलब हम दो लिमिट लेके चले हैं। और यहाँ से हमने बता दिया कि एप्सिलॉन जो है वो अगर ये दोनों का माइनस जो है एप्सिलॉन के इक्वल होगा तब तो जो है उसकी यूनिकनेस नहीं होगी, और अगर ये एप्सिलॉन बढ़ा गया इसका मतलब ये यूनिक है, यानी एक कंट्रोडक्शन हो रहा है ए और 3 का। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्वेश्चन नंबर 8 में ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो कुछ नहीं है इसमें, बस हमें को प्रूव ही करना होगा। तो एक बार ये मल्टीप्लाई के लिए है और एक बार ये प्लस के लिए है, तो मैं आपको प्लस वाला करवा देता हूँ। देखिए इसमें प्लस और माइनस दोनों का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, प्लस और माइनस दोनों साथ में चलेंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये वाला करवा रहा हूँ। तो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। मैं पेज बदल देता हूँ। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और जो ए पार्ट है उसमें प्लस माइनस दे रखा है, हमें यह प्रूव करना होगा। लिमिट जो है जेड से जेड ज़ीरो की ओर है, एफ ऑफ जेड प्लस में जी माइनस में जी ऑफ जेड, इसके इक्वल में हमें प्रूफ करना होगा लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस माइनस लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड ज़ीरो जी ऑफ जेड। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए भी दे रखा है और प्लस माइनस के लिए भी, तो मैं आपको पहले प्लस माइनस के लिए करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई का हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमें कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी, जैसे एफ ऑफ जेड तो हमें दे रखा है, जी ऑफ जेड भी हमें इसमें लेना पड़ेगा इसकी सीमा की जो परिभाषा के अनुसार। तो सॉल्यूशन माना या लेट कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड ज़ीरो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल सीमा की परिभाषा से, तथा लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड ज़ीरो जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एल डैश, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी हमने प्रूव किया है कि सीमा जो है वो यूनिक होती है, तो इसीलिए हम दोनों की अलग अलग सीमा मान रहे हैं। तब जो एप्सिलॉन डेल्टा प्रॉपर्टी होती है, एप्सिलॉन डेल्टा प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। तो एफ ऑफ जेड माइनस एल जो कि छोटा होगा एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे 2 का यूज़ हो रहा है तो मैं एप्सिलॉन बाई 2 का यूज़ करूँगा, ये है एक, जबकि जेड माइनस जेड ज़ीरो छोटा होगा डेल्टा से, डेल्टा 1 से, तथा या तब ये जी ऑफ जेड है उसके लिए भी बताना पड़ेगा, ये एल डैश से माइनस होगी और एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी। क्वेश्चन नंबर 2, और जबकि यहाँ पे भी जेड माइनस जेड ज़ीरो ही आएगा और ये छोटा होगा डेल्टा 2 से, और डेल्टा 2 हमेशा की तरह हमें मिनिमम बताना होगा कि ये मिनिमम है डेल्टा 1 और डेल्टा 2। ठीक है, अब हम जो है सवाल को उठाएंगे और उसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे। तो टेकिंग
हम पहले एफ ऑफ जेड प्लस माइनस जी ऑफ जेड करेंगे, ये एक ब्रैकेट में रहेंगे जी ऑफ जेड, ठीक है। अब इसमें से जो है इनकी लिमिट माइनस होगी, एल प्लस में एल डैश, यानी इनका तो ऐड रहेगा लेकिन बीच में जो है माइनस का साइन जरूर आएगा, ठीक है। अब इक्वल में क्या करेंगे, इक्वल में ये वैल्यू, जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ ऑफ मोड बाहर पड़ा रहेगा, एफ ऑफ में से मैं एल माइनस करूँगा, एफ ऑफ जेड में से मैं एल जो है माइनस करूँगा, ठीक है। यानी ये इसके लिमिट आ गई और बीच में प्लस माइनस का साइन, और जी ऑफ जेड में से एल डैश माइनस करूँगा, यानी प्लस माइनस भी पड़ा रह गया और जो मोड है वो भी पड़ा है, ठीक है। इस बार जो है ये साइड बड़ी होगी क्योंकि हम जो है मोड जो अलग अलग करेंगे, तो जब हम मोड अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ जेड माइनस एल प्लस माइनस जी ऑफ जेड माइनस एल डैश, ठीक है। ये हो गया है। अब ये जो वैल्यू थी वो हमने एप्सिलॉन बाई 2, इसको एप्सिलॉन बाई 2 और इसको भी एप्सिलॉन बाई 2 माना था, और जहाँ पे जेड माइनस जेड जीरो है वो छोटा है डेल से, तो मैंने दोनों के लिए बता दिया है। और ये डेल जो है वो मिनिमम है, यहाँ पे भी बता दिया मैंने, ये मिनिमम वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे एक डेल का यूज़ किया, डेल 1 डेल 2 का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको और बता देते हैं कि जो एफ ऑफ जेड प्लस माइनस जी ऑफ जेड है उसमें से माइनस एल प्लस में एल डैश छोटा है एप्सिलॉन से, यानी इनका योग कर दिया है मैंने, जबकि मोड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो छोटा है डेल्टा से। अतः कुछ लाइनें लिखनी होगी लास्ट में, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड प्लस माइनस जी ऑफ जेड की सीमा जो है विद्यमान है, सीमा विद्यमान है। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, एक बार इसे आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसलिए लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड प्लस माइनस जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एल प्लस में एल डैश। और फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड जो है एल की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने पहले बनाई थी। ये देखिए हमने लेट किया था उस टाइम, हमने एल डैश के इक्वल और एल के इक्वल जो वैल्यू बनाई थी वो पुट करेंगे। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो, ये तो सेम पड़ा रहेगा, एफ ऑफ जेड प्लस माइनस जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एल के लिए हमने लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड बनाई थी, और लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो ये हमने एल डैश के लिए जी ऑफ जेड बनाया था। तो हमने जो है इनको अलग अलग कर दिया है, ये हमें इसमें प्रूव करना था। तो ए पार्ट तो मैंने इसका कंप्लीट करवा दिया है, पार्ट सेकंड भी मैं आपको इसमें करवा सकता हूँ लेकिन वीडियो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसमें आपको जो है मेन चीज़ बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमने जो इक्वेशन 2 बनाई थी ना, वहाँ तक जो है इक्वेशन 2 तक सारा सेम रहेगा। ये तो हमारा पूरा हो चुका है। अभी हम बी पार्ट की बात करें, इक्वेशन 2 तक सारा सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें ऐसे यूज़ करना होगा एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड माइनस एल एल डैश, ठीक है। हमें इस प्रकार इनका मल्टीप्लाई यूज़ करना होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई के लिए है, तो बीच में एक सिर्फ माइनस का साइन आएगा। फिर दूसरी साइड जो है इसको हल करने के लिए एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड तो पड़ा रहेगा, इसमें कुछ जोड़ेंगे जो कि एफ ऑफ जेड एल डैश होगा, और घटाएंगे एफ ऑफ जेड एल डैश, और माइनस में एल एल डैश, और इसका मोड यहाँ पे पड़ा रहेगा। फिर जो है इन दोनों में से एक में से एफ ऑफ जेड कॉमन आएगा और एक में से एल डैश कॉमन आ जाएगा, तो हम इनको कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद जो है मोड को अलग अलग करेंगे, और जो जी माइनस एल डैश और एफ माइनस एल एफ जेड माइनस एल आएगा उनकी जगह हम एप्सिलॉन पुट कर देंगे।
फिर हम जो है उन दोनों मोड में से एप्सिलॉन कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो है कंबाइंड मोड में एफ ऑफ जेड प्लस में एल डैश बनेगा। फिर एफ जेड प्लस एल डैश को सॉल्व करने के लिए हम उसमें से एल जोड़ देंगे और एल घटा देंगे, तो एफ जेड माइनस एल जो होगा वो तो एप्सिलॉन बाई 2 बनेगा और एल प्लस में एल डैश हमारे पास रह जाएगा। उसके बाद उस जो हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में एल प्लस एल डैश का मोड, यानी एल प्लस एल डैश पे मोड आएगा, उसको हम डेल्टा 3 मानेंगे और एप्सिलॉन बाई 2 से उसका मल्टीप्लाई होगा वो हमें पता है, और उस पूरी वैल्यू को जो है हम एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 1 मान लेंगे, और इस प्रकार जो है ये आगे सॉल्व हो जाएगा। तो मेरी नोट्स में जो है आपको मिल जाएगा, मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा, हो सकता है कल चैप्टर कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कल ही मैं नोट्स जो है अपलोड कर दूं। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और नए नए कमेंट्स करते रहिए, और जो आपके ओल्ड कमेंट है प्लीज़ वहाँ पे आप हेलो लिख के भेज दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके भी आपने कौन से जो कमेंट मुझे पिछले कुछ दिनों में किए हैं, क्योंकि वो कमेंट मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उस कारण से। तो प्लीज़ कमेंट दोबारा कमेंट कर दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।